तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी में अभी अपना फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का। आपने अगर कल की क्लास की होगी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने, तो आपको याद होगा कि कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स जो होते हैं, मतलब अधिकार, राइट्स अलग भी होते हैं, कुछ दंगे भी होते हैं जो आजकल बड़े चर्चा में रह रहे हैं लोगों को अग्निपथ के नाम पे। खैर, तो कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और जो सिटीजन राइट्स होते हैं, इन सब के बारे में जाना था। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसके सब्जेक्ट में जाना था। और यूके मॉडल क्या है फंडामेंटल राइट्स का, यूएसए मॉडल क्या है फंडामेंटल राइट्स का, हमने उसको किस तरीके से अपने यहाँ अडॉप्ट किया है उसको भी समझा था और जाना था। काफ़ी डिटेल में उसको किया था हमने, लगभग 1 घंटे का लेक्चर था। और कंटिन्यूटी आप लोग बना के रखेंगे तो आप लोग को चीज़ें कंटिन्यू में समझ में आएंगी। बस अगर आप 1-2 दिन आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, तो आप लोग की दिक्कत होगी। जो ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी समस्या रहती है वो यही रहती है, ठीक है, कि कंटिन्यूटी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है लोगों की। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हमको अपने कुछ प्रोविजंस पर चलना है जो कि एक्चुअल में हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमारा ये कोर्स क्या है, प्री और मेंस दोनों की कवर कर रहा है। तो जो भी मुद्दे होंगे, इश्यूज होंगे, जो भी टॉपिक्स ऐसे होंगे जिस पे मेंस में क्वेश्चन बन सकता होगा, उन टॉपिक्स का भी हम डिटेल डिस्कशन साथ में करेंगे, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं करंट के मुद्दे अपने आप ही जुड़ जाएंगे। तो अगर जैसे कुछ भी करंट का मुद्दा है तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये तो अभी सिचुएशन करंट सिनारियो में चल रही है, वो यहाँ पर अटैच हो सकती है, ठीक है। तो कल की क्लास हमने जहाँ पर छोड़ी थी वहीं से आज आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने कहाँ पर देखा था, कल हमने देखा था कि कौन कौन से राइट्स, अधिकार हैं जो हमारे नागरिकों के लिए हैं, मतलब भारतीयों के लिए सिर्फ हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो नागरिकों के लिए और एलियंस यानी कि विदेशियों, फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो सिर्फ सिटीजन्स को जो अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। अब ये 15, 16, 19, 29, 30 क्या है, ये तो हम आर्टिकल्स को डिटेल में जब करेंगे वहां पर समझेंगे। लेकिन अभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 4 ऑप्शन इस तरीके से बना दिए जाएं, 15, 16, 18, 32, और आपसे ये कहा जाए कि इसमें से कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं, कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो भारतीयों को सिर्फ प्राप्त हैं, ठीक है। तो या फिर ऐसे पूछ लीजिए कौन कौन से अधिकार भारतीयों और विदेशियों, फॉरेनर्स और इंडियन सिटीजन्स दोनों को प्राप्त हैं, और यहीं पर आपके 4 ऑप्शन बना दे, A B C D। एक में 1 और 2 लिख दे, एक में 2 और 4 लिख दे, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी अगर कभी क्वेश्चन बनता है, कहीं पर कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो वहां पर आप इसको याद रखिएगा कि 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं, किसी भी विदेशी के लिए ये अधिकार नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एक्चुअल में, एक्चुअल में मतलब फंडामेंटल राइट्स का हमारा जो कॉन्सेप्ट है। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने दिए हैं हमको? कल हमने बात की थी इस पे। 6 नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन सी? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 हमको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमको ये अधिकारों के बारे में जब डिटेल में बताया गया है, तो राइट टू इक्वलिटी जैसे हमारा है, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में इसके सारे प्रोविजंस हैं। इसी तरीके से 19 से लेकर 22 तक में राइट टू फ्रीडम के प्रोविजन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आपका 23 एंड 24 में मेंशन किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से लेकर आपका टू 28 तक मेंशन किया गया है। 29 और 30 में आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। और आर्टिकल 32 जो है ये आपका बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
अब आप कहेंगे 31, तो 31 को एबॉलिश कर दिया गया है, इसके बारे में आपको न जानना है न कुछ करना है, 31 एबॉलिश कर दिया गया है। 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी, ये कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहां से कहां तक मेंशन है, तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में, जो कि किसका पार्ट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ये डील करता है किससे, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार से। समानता का मौलिक अधिकार जो आपको दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, कहां से कहां तक मेंशन किया गया है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में। उसके बाद आपको फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको कहां से कहां तक दिया गया है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपको जो डील कर रहा है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार से डील कर रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि आपका शोषण वगैरह क्या डिटेल है इसके, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, वो सब हम देखेंगे। ये प्रोविजंस दिए गए हैं कहाँ, आर्टिकल 23 एंड 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, 25, 26, 27, 28 में ये प्रोविजंस दिए गए हैं। 29 और 30 में आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थोड़ा सा इसके बारे में अगर एक लाइन में कहूं तो आपको फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में कमी कटौती सरकार करेगी तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो यही है, वो यही है। खैर डिटेलिंग तो हम करेंगे ही अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस रखते हैं, ठीक है। तो 14 से 18 तक। अब थोड़ा सा आपको याद होगा तो हमने क्या कहा था, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में हमको कहां से क्या तक बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन दिए गए हैं पार्ट 3 में। कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन यहां पर हम कितनी बातें कर रहे हैं, 14 से स्टार्ट करके 32 तक जा रहे हैं। तो हमने यहां पर 12, 13, 33, 34 और 35 की तो बात की ही नहीं, लेकिन फिर भी इनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। तो भाई इनके भी कुछ होंगे, कायदे कानून होंगे, इसीलिए इसमें शामिल किया गया है। तो इनके प्रोविजंस को भी हम समझेंगे। आज हमारा फोकस क्या है पहले क्लियर कर लेते हैं। आज हमारा आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 को समझना है, ठीक है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, साथ में डायसी की जो संकल्पना है, डायसी के जो विचार हैं उसको हम समझेंगे और जानेंगे, और किस तरीके से डायसी की संकल्पना में, डायसी के जो थॉट प्रोसेस हैं, डायसी के जो विचार हैं, फिलॉसफी है, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत कहां से करेंगे, आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 से शुरुआत करेंगे हम लोग। कोर्स आपको पहले ही पता है किस बाइलिंगुअल है, तो नोट्स भी आपको बाइलिंगुअल रहेंगे। राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां तक है, ये याद रखिएगा, कई बार पीसीएस वगैरह एग्जाम में ये मैच कराने के लिए भी आ जाता है, तो भूलिएगा नहीं। 14 टू 18, या फिर एसएससी जैसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है 19 टू 22, और यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, ये भी याद रखिएगा, वहां पर इस तरह के लल्लू क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे हो गए क्या, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, धार्मिक स्वतंत्रता फ्रीडम 25 टू 28, शोषण एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट 23, 24, सामाजिक संस्कृति कल्चरल वगैरह 29, 30, संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, संपत्ति के अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में किया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि कौन सा था, आर्टिकल 31 था। इसको क्या बना दिया गया, इसको आपको लीगल एक तरीके से बना दिया गया आपके अधिकार। चलिए आर्टिकल 12 पे आते हैं।
सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा बताता है। अब यहां पर जो राज्य है वो आपका अपना नेटिव स्टेट नहीं है कि भैया हम तेलंगाना के रहने वाले हैं तो हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हम मणिपुर के रहने वाले हैं तो मणिपुर की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इन स्टेट्स की बात ये नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस हैं वो कहां कहां पर लागू होंगे, वो कहां कहां पर लागू होंगे उनको बताता है ये कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 के जो भी प्रोविजंस हैं वो जिन जिन स्थानों पर होंगे लागू, उनको एज अ स्टेट ये डिफाइन करता है। ठीक है, एज अ स्टेट ये डिफाइन करता है, जिसमें क्या क्या शामिल है? The state includes गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट और हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट। ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहां पर ये आप समझ लीजिए कि चाहे आपका स्टेट है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वो भी इंक्लूड हैं। वहां की विधानसभाएं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो भी इंक्लूड हैं। पंचायती राज व्यवस्था आपके यहाँ, लोकल बॉडीज हैं, वो भी इंक्लूड हैं। म्यूनसिपैलिटीज आपके यहाँ हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ हैं, वो भी इंक्लूड हैं। रेलवे है आपकी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इंक्लूडेड है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, ओएनजीसी हो गई, बीएसएनएल हो गई, ये सारी भी हैं जो, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी इंक्लूडेड है। पार्लियामेंट है, ये भी इंक्लूडेड है। तो ये सब जो हैं, ये सब एक स्टेट माने जाएंगे, ये सब एक स्टेट माने जाएंगे, एक राज्य माने जाएंगे, जहां पर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में, मतलब कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस बताए गए हैं वो यहां पर लागू होंगे, वो यहां पर माने जाएंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी एजुकेशनल बॉडीज हों, आपकी जुडिशियल बॉडीज हों, कॉरपोरेशंस हों, इंस्टीट्यूशंस हों, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो आर्टिकल 12 आपको क्या बता दे रहा है? आर्टिकल 12 आपको बता दे रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या बता रहा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट बता रहा है कि आपके जो पार्ट 3 में जो भी प्रोविजंस हैं वो कहां पर एक तरीके से लागू होंगे, तो वो बता दिया जा रहा है यहां पर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकल गवर्नमेंट, संवैधानिक संस्थान, पीएसयू, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, जितने भी इस तरीके से हैं, ओबीसी आयोग, सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आर्टिकल 12 यही बता देता है। आर्टिकल 13 अब क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उससे पहले के कुछ लॉ रूल्स वगैरह ऐसे रहे होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे हैं, सही नहीं है, वो उसके दायरे में नहीं आते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? नल एंड वॉइड होंगे। नल एंड वॉइड होंगे। मतलब नल एंड वॉइड का मतलब क्या होगा कि उसको माना नहीं जाएगा, एक तरीके से उसको रद्द मान लिया जाएगा। इसी तरीके से यदि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, कोई लॉ बनाता है, कोई एक्ट पास करता है, कोई बिल बनाता है, तो उस एक्ट में अगर कोई प्रोविजन ऐसा है, कोई प्रोविजन ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। मतलब उसको असंवैधानिक करार देते हुए, गैर संवैधानिक करार देते हुए एक तरीके से समाप्त कर सकता है। अगर खास बात मान लीजिए, आप
एक कोई एक्ट बनाया गया, कोई बिल बनाया गया, उसमें 4-5 पॉइंट हैं, ठीक है, 5 पॉइंट हैं उसमें, तो 5 में 4 ठीक है, तीसरा वाला जैसा है जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के अनुसार नहीं है, तो सिर्फ ये वाला कैंसिल होगा, ना कि ये नहीं कि पूरा का पूरा, सिर्फ पर्टिकुलर कोई प्रोविजन अगर ऐसा है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं फिट बैठ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर दे। याद करिए कि ये प्रोविजन हमने कहां पर देखा है, यूके में देखा था या यूएसए में देखा था? यूएसए में देखा था। ये प्रोविजन हमने यूएसए में देखा था, तो कहीं ना कहीं ये हमारा मॉडल जो है, ये हमारा जो आर्टिकल है, ये यूएसए के नजदीक है। और एक तरीके से ये क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है आपको, जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनरीक्षा का, पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया, जो नियम बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसकी जुडिशियल रिव्यू, उसका पुनरीक्षा कर रहा है, न्यायिक पुनरीक्षा कर रहा है, कि देख रहा है कि वो सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, जैसे एक फॉर्म बिल आया था हमारा लास्ट ईयर, बाद में मोदी जी ने वापस ले लिया, वो अलग कहानी है, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो कॉन्स्टिट्यूशन मानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी यही कर रही थी ना, जुडिशियल रिव्यू कर रही थी, कि न्यायिक पुनरीक्षा कर रही थी, कि देख रही थी कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है हमको, ये हमको न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार देता है। इसमें कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, सभी कुछ इसमें शामिल माने जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 13 एक तरीके से संवैधानिक बात करता है। ये तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कभी कभी थोड़ा सिस्टम हैंग करने लगता है। Judicial review and fundamental right. Judicial review is the power conferred on the Supreme Court and High Court of India to declare a law unconstitutional. यानी कि हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स के केस में। If it is inconsistent with any provisions of Part 3 of the Constitution to the extent of the contravention, ये आपको नल एंड वॉइड कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यही कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्या हो रहा है, सिस्टम क्यों बीच बीच में हैंग करने लगता है? चलिए अगली आर्टिकल पे आते हैं। अभी हम आर्टिकल 14 पे चलते हैं, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, समानता का आपका अधिकार। समानता के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो कहां से कहां तक दिया हुआ है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, यानी कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 आर्टिकल्स आपके राइट टू इक्वालिटी से डील करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 14 की। किसकी? आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड हैं, कौन कौन से? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो बातें दी गई हैं कहां पर? हमारे आर्टिकल 14 में दी गई हैं। याद रखिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये है यूके से लिया गया। ये कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। यूके और यूएसए से। ये अपने आप में एक
निगेटिव कॉन्सेप्ट हैं और ये अपने आप में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स बाय नेचर अपने आप में निगेटिव हैं। निगेटिव इन द सेंस कि अगर ये कुछ करने से आपको रोकें, अगर कोई आपको कुछ करने से रोक रहा है, गलत करने से रोक रहा है, तो मतलब वो आपको मना कर रहा है, तो मना करने के कारण उसको निगेटिव कहा जा रहा है। अगर आपको कुछ करने को कहा जा रहा है तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स के टर्म्स में यहां पर हो रहा है कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो मतलब वो अपने आप में नेचर उसका निगेटिव हुआ। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप ये कर सकते हैं, तो वो हुआ कि ये अपने आप में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो बातें हैं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये यूके से लिया गया है और इस संकल्पना को देने वाले जो विचारक थे वो थे डायसी महोदय। कौन थे? डायसी महोदय। डायसी ने इसको दिया था कि डायसी ने अपने विचार दिए थे। डायसी ने अपने विचार क्या दिए थे? डायसी ने एक तरीके से अपना ये जो विचार दिया था, ये जो संकल्पना दी थी, ये इन्होंने फ्रांस से कंपेयर करते हुए दिया था। आप मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी पढ़े होंगे, अभी उसकी क्लासेस तो चल रही हैं, तो आपको ये याद होगा कि फ्रांस और यूके अपने आप में जो थे, हमेशा इनका रहता था 36 का आंकड़ा। तो फ्रांस में जो लॉ है, एक तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलता है। इसके बारे में भी हम थोड़ी तरीके देर बाद पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। तो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अगेंस्ट में उन्होंने, डायसी ने ये संकल्पना दी। उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक कानून जो है फ्रांस में चलता है, ये सही नहीं है। ये आपके नागरिकों को, ये आपके सिटीजन्स को अधिकार नहीं देता, राइट्स नहीं देता है। उन्होंने कहा एक्चुअल में क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, कानून का शासन। मतलब किसी रेस, किसी सेक्स, लिंग या फिर किसी रिलीजन के आधार पर लॉ किसी के लिए भी भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में लॉ सभी के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल। किसी में भी सेक्स, रेस, रिलीजन इत्यादि के आधार पर लॉ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे सुप्रीम क्या होगा? सबसे सुप्रीम होगा लॉ, कानून। विधि का शासन सर्वोच्च होगा और वो सभी के लिए समान रहेगा, किसी को उससे बड़ा नहीं समझाएगा। सबसे बड़ा जो होगा वो यही होगा। ठीक है, क्या? Equality before law is in a negative concept. The concept is borrowed from the British Constitution. It means inverted, no man is able, whatever be his or his social status, is subjected to the jurisdiction of the court. मतलब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, ऊंची जात में, पिछली जात में, बैकवर्ड, किसी भी कास्ट वगैरह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने कोई क्राइम किया है या कुछ भी है फैक्टर, तो उसको कानून की नजर में समान समझा जाएगा। कानून उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। लॉ जो है वो सुप्रीम रहेगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या है? एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि यूएसए से लिया गया है। इसमें यह कहा गया है देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ग्रुप्स बट नॉट विद इन द ग्रुप्स। मतलब अब मान लीजिए एक अंबानी जी हैं, एक कोई मध्यम वर्गीय है, एक उससे भी लोअर क्लास है। ठीक है, तो अगर कोई कानून है, तो अगर अंबानी अंबानी की जैसे अदानी अंबानी सेम ग्रुप वाले लोग आ गए, ठीक है, तो इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक तरफ अंबानी है, एक तरफ कोई छोटा मोटा व्यक्ति है, तो इसमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर सकता है। अगर इसके पास मान लीजिए वकील करने के लिए, लॉयर करने के लिए अपने पास नहीं ऐसा हो रहा है कि ये अपने से लॉयर कर सके, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको लॉयर प्रोवाइड करे। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ये आपको पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि आप ऐसा करिए, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करिए। ये नहीं कर, ये तो कह रहा है कि लॉ जो है वो सभी के लिए बराबर है। अगर मान लीजिए मर्डर होता है,
और कोई अपर क्लास का व्यक्ति मर्डर कर दे और कोई लोअर क्लास का मर्डर करे, तो ऐसा नहीं है कि ये अपर क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए अलग अलग सजा हो, ऐसा नहीं। लेकिन लोअर क्लास को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले, और अगर वो नहीं रख पा रहा है तो उसको इस तरीके की सुविधा प्रदान की जाए कि वो अपनी बात रख सके। तो ये कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून से संरक्षण, कानून के समक्ष अपनी बात को कहने का एक उसके पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है, कानून के पास, कानून के समक्ष उसको अपनी बात कहने का अधिकार रहे। ठीक है, कभी कभी ये बहुत तो अनुच्छेद 14 आपका यही क्या, विधि का शासन, विधि के शासन को किसने बताया, डायसी। यह अधिकार नागरिक और व्यक्ति दोनों पर लागू होते हैं। क्यों, आपको याद है ना, 15, 16, 19, 29 और 30 यही थे जो दोनों को नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे, भारतीय नागरिकों को प्राप्त थे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त थे। यह अधिकार नागरिक और व्यक्ति सभी पर लागू होते हैं। विधि का शासन के तहत विधि के समक्ष समता और विधियों के एक समान संरक्षण, इन दोनों का विवरण दिया गया है। सभी समान है कानून की दृष्टि में, विधि सर्वोच्च है, लॉ सुप्रीम है, विधि के सशक्त बनाने के उद्देश्य से विधि के शासन बनाया गया है, डेमोक्रेसी की गारंटी है, और हर कोई कानून से डरे, यानी कि कानून का रिस्पेक्ट करे, लॉ का रिस्पेक्ट करे, इसलिए इसको ऐसा प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो कानून के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ब्रिटिश प्रतिमान, अमेरिकी प्रतिमान, कानून को सर्वोच्चता, यह माना गया कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, यह एक प्रकार से सबके साथ समान व्यवहार की गारंटी देता है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें हमने समझ ली हैं, कुछ भी इसमें अब नया नहीं बचा है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। थोड़ा सा आज दिक्कत कर रहा है। तो 1-2 सेकंड लगना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 में इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव होता है। भारत में कानून का शासन है, किसी जाति धर्म प्रजाति का नहीं है। देशी रियासतें, रजवाड़े वगैरह हुए थे प्रिंसली स्टेट थे, अब वो नहीं है, बल्कि आम लोगों का शासन है। किसी अभिजात्य वर्ग का भी शासन नहीं। भारत में समाज अंतिम व्यक्ति भी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल हो सकता है। किसी पर भी किए गए अत्याचार के बदले उसे अन्य व्यक्तियों की बात संरक्षण का अधिकार है। यहाँ पर कसाब आए तो कसाब के लिए भी पूरी न्यायिक व्यवस्था की गई। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करवाता है, इसके लिए अत्यधिक राज्यवाद को नियंत्रित करने में नागरिकों के हितों को ध्यान रखना आवश्यक है। यही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको सब तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा हम डायसी ने जो संकल्पना बताई थी, किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अगेंस्ट में इसको बताया था, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है और क्या होते हैं। ये तो हमने रूल ऑफ लॉ तो हम समझ ही लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है फ्रांस का, उसको भी हम समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम इस रूल ऑफ लॉ होने से क्या मैसेज जाता है। देखिए, किसी भी देश में सिस्टम क्या होता है, जब कोई भी देश अगर डेमोक्रेसी है तो सबसे ऊपर वहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम तो होना चाहिए ना। अगर वहां पर सैन्य शासन है, पाकिस्तान में जैसे, कभी भी वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम तो हवा हवा ही है, तो वहां पर आर्मी का शासन बन जाता है। तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल सिस्टम है तभी डेमोक्रेसी बनी रह सकती है। और पॉलिटिकल सिस्टम कहीं पर बनाए रखने के लिए जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा कि क्या, किस तरीके से चुनाव होंगे, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोविजंस बनाता है, उसके बाद उसमें कुछ डिस्प्यूट आता है तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ देखना है, प्रेसिडेंट को कुछ देखना है, तो सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं बनते हैं तब तक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं डेवलप हो सकता है, और जब तक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं डेवलप होगा अच्छे से, तब तक हमारा कहीं पर भी कहें तो डेमोक्रेसी नहीं रह सकती है। और इसीलिए कहा गया कि डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 कहीं पर डेमोक्रेसी का पॉइंट अगर लिखने के लिए आता है तो ये आप आर्टिकल 14 का ये पॉइंट वहां पर आप इसको बता सकते हैं। अब अगर हम जैसे बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो ये फ्रांस का जो ये लॉ है,
यहाँ पर जैसे क्या होता है, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, कोई हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं, तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इनके लिए अलग लॉ होता है, इनके लिए अलग लॉ होता है। और पब्लिक के लिए अलग लॉ होता है, मतलब आम जनमानस के लिए अलग नियम है, कानून, और प्रशासनिक व्यवस्था में अलग कानून है। ठीक है, तो इससे ये उन्होंने क्या कहा डायसी ने, कि अगर आप इस तरीके से भेदभाव करेंगे, अगर आप ऐसे भेदभाव करेंगे, तो हमेशा जो जुडिशरी होगी वो पक्ष किसका लेगी, वो पक्ष हमेशा लेगी किसका, जो अधिकारी वर्ग है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, उनको हमेशा बड़ी सजाएं नहीं दी जाएंगी, उनको हमेशा इस तरह से नॉर्मली कुछ भी होगा तो छोड़ दिया जाएगा, तो उसमें नागरिकों के अधिकारों में हमेशा सिटीजन्स के राइट्स में कमी कटौती होती रहेगी। उनको अगर कोई उनकी डिस्प्यूट होंगे, उनके कुछ कमी होगी, तो उनको बड़ी सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये एक सही मॉडल नहीं है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखते हैं, जैसे यहां पर इन्होंने यही कहा, आम नागरिकों के लिए आम कानून एवं प्रशासनिक कानून, अधिकारी के लिए विशिष्ट कानून होता है। प्रशासनिक के लिए नागरिक विवाद का निपटारा प्रशासनिक न्यायालय में होता है। अगर कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई और सिटीजन्स की बात आ गई, मतलब जहां पर प्रशासन और नागरिक के बीच में विवाद हो गया, वहां पर जो निपटारा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अगर हो रहा है तो वो फेवर किसका लेना चाहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का ही लेना चाहेगा, प्रशासनिक अधिकारियों का, तो इसमें नुकसान किसका हो जाएगा, सिटीजन्स का। यही इन्होंने कहा डायसी ने, कि भैया अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने नागरिकों के साथ भेदभाव कर रहे हो। लेकिन अगर आप फ्रांस की हिस्ट्री को देखेंगे, तो आज तक ऐसा हुआ है नहीं है कि जब भी इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव या सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में विवाद रहे हों, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिटीजनशिप के बीच में विवाद रहा हो, नागरिकों के बीच में विवाद रहा हो, सिटीजन्स के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, तो जुडिशरी ने इनको फेवर किया हो, ऐसे उदाहरण नहीं देखने को मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल नहीं को देखने को मिलते हैं। इनकी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में अगर प्रैक्टिकल में देखें तो आज भी फ्रांस ने ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। साथ में आज भी आप ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह का बनाया जा रहा है क्योंकि जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर जब ना आए, बहुत ज़्यादा लोड ना आए, बहुत ज़्यादा केसेस ना आए, तो ये भी क्या है, ये एक तरीके से एनसीएलटी वगैरह जो बनाए गए हैं, ये सब क्या है, ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी ही है। ठीक है, प्रशासनिक। तो जहां पर भी रूल ऑफ लॉ है, वहां पर भी फ्यूचर में ट्रिब्यूनल्स और जैसी संस्थाएं आ रही हैं, प्रशासनिक न्यायालय जैसी संस्थाएं आ रही हैं। तो प्रशासनिक कानून फ्रांस का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से निगेटिव भी नहीं है, इसके में भी कमियां हैं। बेसिक क्या है, आप अप्रोच क्या रखते हो, आप कितने उसमें ऑनेस्टी बरतते हो। तो इन्होंने डायसी ने अपनी बात बताई और इन्होंने कहा, लेकिन साथ में डायसी ने ये तो बता दिया कि ठीक है ये चीजें हैं, लेकिन क्या डायसी के मॉडल में जो रूल ऑफ लॉ है, विधि के समान सर्वोच्चता है, वो क्या सबसे सही है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर आप क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकते। अगर आपको सिविल का मैटर भी लगाना है तो उसके लिए सेट टाइम फ्रेम में विथ पूरा आपको प्रूफ देते हुए कर सकते हैं, और लेकिन क्रिमिनल तो आप लगा ही नहीं सकते। उनको बहुत विशेष प्रकार की छूट दी गई है। तो क्या यहां पर ये प्रेसिडेंट के केस में रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है क्या, कि लॉ सुप्रीम हो। कल्याण सिंह जी चले गए, कल्याण सिंह जी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो उस समय गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, तो उनको उससे छूट मिली रही। ठीक है, कल्याण सिंह जी को गवर्नर के पोस्ट पर थे, इसलिए उनको लॉ के ऊपर समझा गया। तो क्या यहाँ पर लॉ सभी के लिए समान हो रहा है क्या, नहीं। गवर्नर और प्रेसिडेंट तो ऊपर हो गए ना, यहाँ पर इनके लिए एक्सेप्शन बना दिया गया। इसी तरीके से अगर आप ब्रिटेन में ही चले जाए, जहाँ के खुद डायसी साहब थे, क्या वहां पर क्राउन को कभी कोर्ट में ले जाया जा सकता है क्या, नहीं। क्राउन को तो सबसे चीजों से ऊपर रखा गया है, क्राउन में कोई एक्सेप्शन दे दिया गया है। तो क्या वहां पर खुद डायसी के यहाँ इंग्लैंड में क्या ऐसी बातें हैं कि आपको कानून सबसे सर्वोच्च है, जो भी महारानी होंगी, जो महाराजा होंगे, उनको जाना पड़ेगा, राजकुमार साहब को, प्रिंस साहब को जाना पड़ेगा कोर्ट में, ऐसा है क्या, नहीं है।
तो क्या डायसी ने जो रूल ऑफ लॉ बताया क्या वहां पर ये फॉलो हो रहा है? नहीं। तो कमियां हर जगह हैं, कमियां हर जगह हैं, उसको किस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से कहीं कहीं पर आपको जैसे कुछ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके कुछ ऐसे प्रोविजंस बताए जाते हैं जहां पर आपके साथ थोड़े बहुत भेदभाव दिए जाएंगे, आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। कोई जज है तो उसको अलग प्रिविलेज मिलता है। तो हर जगह थोड़े बहुत भेदभाव हैं। तो कमियां डायसी के संकल्पनाओं में भी हैं। कहीं पर हमने रिचुअल्स को ऊपर रखा है, परंपराओं को ऊपर रखा है, तो उससे भी क्या हो रहा है, भले ही वहां पर हमने लॉ बना दिया, हमने आर्टिकल 44 में एक समान लॉ की बात कर दी है, लेकिन क्या उसको आज तक हम दे पाए? नहीं दे पाए। हमने रिचुअल्स वगैरह को, कस्टम्स वगैरह को ऊपर रखा हुआ कहीं ना कहीं। तो इससे भी कहीं क्या दिख रहा है कि लॉ सबसे सुप्रीम नहीं हो पाया है। ठीक है। जहां पर प्रशासनिक कानून लागू हैं जैसे फ्रांस, वहां पर नागरिक हित में बड़े प्रयास किए गए हैं, नागरिकों के अधिकारों के लिए बड़े बड़े कार्य किए गए हैं। तो कुल मिलाकर डायसी की संकल्पना भले अच्छी है, लेकिन इसमें भी कमियां हैं। तो कभी इस तरीके के क्वेश्चन अगर पुटअप करता है तो आप बता सकते हैं। फ्रांस में आपको रूल ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कभी डिफरेंस पूछ सकता है। डायसी की संकल्पना क्या है, इसमें क्या आपकी कमियां हैं उसको पूछ सकता है। आर्टिकल 14 के क्या एक्सेप्शंस हैं उसको पूछ सकता है। इन सभी को मर्ज करते हुए एक आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप एक अगर आंसर राइटिंग कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक। जिसमें आप सारी पहले एक इंट्रो दे सकते हैं, छोटा सा 2-3 लाइन में, फिर उसके बाद उसकी एक मेन बॉडी बनाइए, फिर उसका एक कंक्लूजन बना लीजिए। और मेन कंक्लूजन में भी आप कुछ ऐसे जो सडन टॉपिक्स हैं या मेन बॉडी में जो आपके करंट को टॉपिक है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक। तो ये रहा हमारा 12, 13, 14 का सारा कॉन्सेप्ट। कल हम 15, 16, 17, 18 को देखेंगे।